नमस्ते भाई सभी को। मैं तुषार शर्मा और मेडिसाइंस पर आप सबका स्वागत है। आज हम लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी बॉडी को फूड और वाटर की रेगुलर सप्लाई की जरूरत है। अब फूड और वाटर को रेगुलरली सप्लाई करने के लिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए। उसी टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग लगाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम इसको ट्रांसपोर्टेशन का भी नाम दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इस ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ह्यूमंस, इंसानों को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर। फूड और वाटर की रेगुलर सप्लाई है। दैट नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस फूड और वाटर की सप्लाई को बनाए रखने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमें पड़ती है। अब ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन अहम हिस्से हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है ए पंपिंग ऑर्गन। एक पंप करने वाला ऑर्गन होना चाहिए, और उस पंप करने वाले ऑर्गन को हम कहते हैं हार्ट। ये लीजिए। दूसरा हमें जरूरत पड़ती है ब्लड वेसल्स की। दूसरा हमें ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है, और हमारे अंदर आर्टरी और वेन्स इस काम को करती हैं। ब्लड वेसल्स का काम करती हैं आर्टरी और वेन्स। और तीसरा हमारे पास होना चाहिए सर्कुलेटिंग एजेंट। सर्कुलेटिंग एजेंट या सर्कुलेटिंग मीडियम, जो कि हमारे पास होते हैं ब्लड एंड लिम्फ। तो हमें इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पंपिंग ऑर्गन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हार्ट को अच्छे से समझने का काम करेंगे। तो मैं डायग्राम आपको हार्ट का बना करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम हार्ट को समझने का काम करेंगे। तो हेडिंग लगाई हार्ट। हार्ट को ध्यान से समझिए। हार्ट का मैं एक रफ डायग्राम आपको बना करके दिखाता हूं। एक रफ डायग्राम में आपको हार्ट का बना करके दिखाता हूं। ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये मैंने एक हार्ट का एक रफ डायग्राम आपके सामने बनाया है। अब लेबलिंग कर देते हैं। इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। इसे हम कह देते हैं इंफीरियर वेना कावा। इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम। इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसे हम कहते हैं एओर्टा।
इसे हम कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, इसे हम कहते हैं पुल्मोनरी वेन। यहां पर दो वॉल्स भी देखने को मिलते हैं, ये हैं ट्राइकस्पिड वॉल और ये है बाइकस्पिड वॉल। ये है हार्ट का डायग्राम। अब ये हार्ट 4 चेंबर्स से मिलकर के बना है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4। उसके बाद हमें सबसे पहले समझना है कि पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आकर के जमा होता है। कहां से आएगा? ये आएगा इन सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वेना कावा, इस वेना कावा में दोनों ही आ गए, सुपीरियर भी और इंफीरियर भी। वेना कावा से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना कावा से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियम से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से वेना कावा से होते हुए सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आ गया राइट वेंट्रिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड चला जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में। पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए सारा ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए चला जाएगा लंग्स में। आपको पता है हार्ट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लंग्स हैं, तो ये सारा ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए चला गया लंग्स में, इधर वाले लंग्स में भी और इधर वाले लंग्स में भी। लंग्स में ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पुल्मोनरी वेन के थ्रू वापिस से हार्ट में आएगा लेफ्ट एट्रियम में। पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया, लंग्स में जाकर के ऑक्सीजनेटेड हुआ और ऑक्सीजनेटेड होकर के पुल्मोनरी वेन्स से होते हुए दोबारा हार्ट में आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पहुंच जाएगा पूरी बॉडी पार्ट्स में। तो ये सीक्वेंस है हार्ट की। इस सीक्वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम था वो पहले राइट साइड से गुजरा, पुल्मोनरी आर्टरी के होते हुए लंग्स में गया, पुल्मोनरी वेन से हुए लेफ्ट पार्ट में आया और अयोर्टा से होते हुए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर चलता है। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम में मुझे 3 चीजें पढ़नी थी। पहला था पंपिंग ऑर्गन हार्ट, मैंने हार्ट को अच्छे से पढ़ा। अब इसके बाद हमें ढंग से पढ़ना है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में अब हमें जानना है। तो दूसरा जो हिस्सा है वो है ब्लड वेसल्स का। आसान सा पार्ट है, फटाफट से सीख जाएंगे, बहुत मुश्किल कोई चीज नहीं है इसमें। तो मैं हेडिंग लगाता हूं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स,
अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं तो मेरी बॉडी में या हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। एक कैपिलरीज भी होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, लेकिन मेनली हमें आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस देखना है। सबसे पहला, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आर्टरीज के अंदर वो ब्लड फ्लो करता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है आर्टरीज में। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ और सिर्फ पुल्मोनरी आर्टरी ऐसी हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के चलती हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी की आर्टरी के होते हुए लंग्स में ब्लड चला गया था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में गया था। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। उसी तरीके से वेन्स, अगर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं तो वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स, क्योंकि पुल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है। तो ये पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा डिफरेंस, जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, थिक मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज मोटी होती हैं और इलास्टिक होती है, मतलब स्ट्रेच हो सकती है और वापस अपनी पोजीशन पर आ सकती है, इलास्टिक होती है। लेकिन जो वेन्स हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं और नॉन या लेस इलास्टिक होती है। इलास्टिक तो ये भी होती हैं, लेकिन आर्टरीज के कंपैरिजन में कम इलास्टिक होती है, इसलिए मैंने लिखा लेस इलास्टिक। थर्ड आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसीलिए आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव वेसल्स भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वेसल्स भी कहा जाता है। और वेन्स सभी बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में डालने का काम करती हैं, इसीलिए इसको कलेक्टिंग वेसल्स भी कहा जाता है। तो ये था हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इसके बाद दूसरा हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। एक तीसरी ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद हमें तीसरा पार्ट ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है, जो कि है सर्कुलेटिंग मीडियम। अब सर्कुलेटिंग मीडियम हमारी बॉडी में दो हैं, एक है ब्लड, एक है लिम्फ। तो हमें ब्लड को भी डिटेल में पढ़ना है और लिम्फ को भी डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाऊंगा सर्कुलेटिंग मीडियम, और सर्कुलेटिंग मीडियम में मेरे पास दो हैं, एक है मेरे पास ब्लड और एक है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ को मुझे पढ़ना है, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ब्लड। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड की। ये जो ब्लड है, ये ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है। एक तो है सॉलिड कंपोनेंट और एक है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट के अंदर भी तीन अलग अलग हिस्से हैं। पहला है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स,
दूसरा है प्लेटलेट्स और तीसरा है वाइड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड सेल्स आप जानते हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को कैरी करने का काम करती है, तो मैं लिख सकता हूं कैरी CO2 एंड O2 गैस। दूसरा आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसीज कैरी हीमोग्लोबिन और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसीज होती है और आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का होता है। तो आरबीसीज कैरी हीमोग्लोबिन imparts रेड कलर टू ब्लड, ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। दूसरा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। अब ये ब्लड क्लोटिंग क्या है? ब्लड क्लोटिंग का मतलब है जब भी हमें कोई कट लगता है तो ब्लड बाहर बहता है, लेकिन ये ब्लड कितनी भी देर तक बाहर नहीं बहता है, कुछ समय बाद ये ब्लड बहना बंद कर देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड को क्लोट कर देते हैं, वो करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट कर देते हैं, थक्का जमा देते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। लास्ट है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हमें डिफेंस सिस्टम देने का काम करते हैं, प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम, प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम, अगर मेरे अंदर कोई इंफेक्शन देने वाला कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन जो मुझे इन्फेक्ट कर सकता है, उससे लड़ने का काम कौन करते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अभी मैं ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूं तो हजारों लाखों बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो मुझे इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे इन्फेक्शन नहीं फैला पा रहे। इसका कारण है कि हमारे अंदर व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है। प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम बाय किलिंग जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। कैसे देता है डिफेंस सिस्टम? जर्म्स को मार करके, जो भी जर्म्स मेरे अंदर जा रहे हैं उन्हें मार देता है और एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज जर्म से लड़ने में मदद करती है। अब आते हैं हम लिक्विड कंपोनेंट के ऊपर। तो जो लिक्विड कंपोनेंट ब्लड में है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर। प्लाज्मा में 90% पानी होता है और साथ ही साथ जो 10% है वो है ऑर्गेनिक सॉल्ट। 10% आर ऑर्गेनिक मटेरियल। 90% वाटर, 10% ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये जो 10% ऑर्गेनिक मटेरियल है, इस 10% ऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन्स आते हैं और साथ एंड इनऑर्गेनिक आयंस भी प्लाज्मा के अंदर आते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? 90% वाटर से बना है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। उस 10% में ज्यादातर आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, और साथ में कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी साथ में होते हैं। तो ये हमने पढ़ा ब्लड। ये ब्लड क्या करता है? बॉडी में सर्कुलेटिंग मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का और वाटर का मेनली करता है। इसके बाद हमने ब्लड को तो पढ़ लिया, इसके बाद हमें लिम्फ भी पढ़ना है। ब्लड के बाद हमें लिम्फ
के बारे में भी पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है लिम्फ। लिम्फ क्या है? जब ब्लड वेसल्स में चलता है तो वेसल से कुछ फ्लूइड बाहर आ जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में, उसे ही हम लिम्फ कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सम पार्ट ऑफ ब्लड comes out from blood vessel and goes into intercellular spaces। ब्लड वेसल से बाहर निकल करके इंटरसेल्युलर स्पेसेस में चला जाता है। अब जो प्रोटीन्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो प्रोटीन्स बाहर नहीं निकल पाते, इसीलिए लिम्फ में प्रोटीन की मात्रा कम होती है ब्लड के मुकाबले। तो मैं लिख सकता हूं एंड कंटेन लेस प्रोटीन एज कंपेयर्ड टू ब्लड। अब ये जो लिम्फ है ये टिश्यू से ब्लड की तरफ फ्लो करता है, तो मैं लिख सकता हूं लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। टिश्यूज में बना और टिश्यू से बनकर के ब्लड तक जाता है। और क्या काम है इसका? ब्लड को असिस्ट करना, मतलब ब्लड की मदद करना ट्रांसपोर्टेशन में। एंड असिस्ट ब्लड इन सर्कुलेशन इन ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब लिम्फ का काम भी ब्लड जैसा ही है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। बस अंतर यह है कि ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा है और लिम्फ के अंदर प्रोटीन कम है, इसीलिए ये येलोइश कलर का दिखता है या पेल येलो कलर का ये दिखता है। तो ये था हमारा सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमें लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ना है। एनसीईआरटी में जाएं और इस टॉपिक को थोरोली पढ़ें। थैंक यू।